So, hello people, this is your channel CATV, and in this video we are going to understand the applicability of Ind AS, right? So, उसकी applicability के पहले क्यों ना हम एक बार बेसिक कंसेप्ट भी देख लें। तो बेसिक कंसेप्ट ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करता है इंड एस, और ये जो इंड एस है वो क्या है, ये IFRS कन्वर्ज्ड है। तो जो IFRS है उसको कन्वर्ट करते हुए उसी को ही अडेप्ट करते हुए हम इंड एस बनाया है हमने, ठीक है ना। तो इंड एस जो है वो कन्वर्ज्ड IFRS हम बोल सकते हैं। तो ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंड एस को नोटिफाई करा एंड जो है इंड एस को सुपरवाइज और कंट्रोल, ठीक है, अंडर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इन कंसल्टेशन विद नाकास, तो नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अगर देखा जाए तो सुपरवाइज एंड कंट्रोल जो है ये तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की पूरी एक बोर्ड है, और इनफैक्ट नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये पर्टिकुलर जो है मिलके सुपरवाइज और कंट्रोल करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो सिर्फ नोटिफाई करा है, राइट। सो जो इंड एस है एज फार एज पॉसिबल वो तो IAS और IFRS से जो है इन लाइन है, बट चेंज, ये जो चेंज है थोड़ा बहुत तो चेंज होता है ना। चेंज तभी है जब बहुत ही ज़रूरी है चेंज करना, तब जाके उन्होंने चेंज करा है। अब चेंज हो सकता है कि देखो आपको मिलेंगे चेंज टर्मिनोलॉजीज में, यही इधर लिखा हुआ है कि जो है टर्मिनोलॉजीज में आपको चेंज दिखेंगे। दूसरा जो है आपको चेंज मिलेगा ड्यू टू डिफरेंस इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। देखो ये पहला चेंज है टर्मिनोलॉजीज, क्योंकि आप इंड एस जो बना रहे हो, जो IFRS में दोनों में टर्मिनोलॉजी हो सकता है डिफरेंट हो, तो टर्मिनोलॉजी के हिसाब से चेंज हो गया। बट जो दूसरी बात कर रहे हैं कि डिफरेंट इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, तो डिफरेंट इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के कारण कुछ चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि इंड एस जो बना है वो इंडियन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के हिसाब से बना है और IFRS ग्लोबल स्टैंडर्ड से, ठीक है। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के हिसाब से जो चेंज है इसको हम बोलते हैं कार्व आउट, ठीक है, इसको बोलते हैं हम कार्व आउट। एंड कभी कभी कितनी सिचुएशन में आपको जो है इंड एस में एडिशनल गाइडेंस दे के रखी है जो IFRS में नहीं है, ये एड ऑन है। तो जो चेंजेस है वो कार्व आउट से ड्यू टू इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, और ये जो एडिशनल गाइडेंस है उसको बोला जाता है कार्व इन, जो IFRS में नहीं है, ठीक है। अब अगर हम बात करें इंड एस की इम्प्लीमेंटेशन की, तो ये बेसिक कंसेप्ट होगा जिसमें हमने पढ़ लिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई करके रखा है, एंड जो इंड एस है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड एंड इन कंसल्टेशन विद नाकास ये सुपरवाइज और जो है कंट्रोल करती है। रही बात है तो हमने पढ़ा था कि कार्व इन कार्व आउट का मतलब क्या होता है। इंड एस जो है इन अकॉर्डेंस विद जो है एज फार एज पॉसिबल इन लाइन विथ IFRS रहता है, एंड जो चेंज है टर्मिनोलॉजीज के आधार पर होगा, और कभी कुछ चेंज हो गया ड्यू टू डिफरेंट इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, क्योंकि जो इंड एस है वो सोल उन्होंने ध्यान दिया है इंडियन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के ऊपर, एंड उसके हिसाब से उन्होंने इंड एस बनाया है, ठीक है। जो एडिशनल चीज़ें हैं जो IFRS में नहीं है उनको कार्विन बोलते हैं, राइट। एंड देन ये हमने देखते हुए अब हम बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन की। तो इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो 1/4/2015 के बाद से उस बोल दिया था कि जिसको वॉलंटरीली इंड एस अप्लाई करना हो करो, पर कौन इधर वॉलंटरीली करता है, तो फिर 1 साल बाद इसमें मैंडेटरीली अप्लाई करना पड़ा। तो मैंडेटरीली सबसे पहले उन्होंने 1/4/2016 से जो है कंपनीज के ऊपर अटैक किया कि जो कंपनी लिस्टेड है या इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है और जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो ऐसे केस में अडेप्ट कर लो, ऐसे केस में इंड एस में जाना पड़ेगा। तो लिस्टेड या प्रपोज टू बी लिस्टेड नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा, तो अगर नेटवर्थ 500 करोड़ से कम होगी तो वो हो जाएगा फेज़ 2 में, तो वो है फेज़ 2 में, ठीक है। तो लिस्टेड और प्रपोज टू बी लिस्टेड, तो देखो 3 टाइप की कंपनी से अगर हम बोले तो एक तो लिस्टेड, एक प्रपोज टू बी लिस्टेड, लिस्टेड बनने वाली है, या एक होती है अनलिस्टेड। तो इधर अनलिस्टेड कंपनी में भी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है, इन द सेंस कि अगर 500 करोड़ या उससे ज़्यादा का नेट वर्थ है तो ऐसे केस में आप फेज़ 1 इम्प्लीमेंटेशन है 1/4/2016 से जो है तुम्हारा इम्प्लीमेंटेशन चालू हो जाएगा। अब रही बात है कि जो इन पे जो पेरेंट, सब्सिडियरी, JV, एसोसिएट कंपनीज है, तो इनकी पेरेंट, सब्सिडियरी, एसोसिएट इन JV कंपनी पे भी एप्लीकेबल होता है। फिर 1 साल बाद एक नया फेज़ लेकर आए जो है सेकेंड फेज़, ठीक है। तो सेकेंड फेज़ को भी मैंडेटरीली बेसिस पे, अब देखो अभी अपन ने उधर बात करी थी कि कंपनी लिस्टेड या प्रपोज टू बी लिस्टेड है, नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा है। अब इधर कंपनी लिस्टेड और प्रपोज टू बी लिस्टेड जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ से कम है, तो कंपनी लिस्टेड या प्रपोज टू बी लिस्टेड, लिस्टेड या प्रोसेस इन लिस्टिंग, नेटवर्थ कितना है 500 करोड़ से कम है। अब 500 करोड़ से कम है मतलब कि बोल के रखा है अदर देन फेज़ 1 बोल के रखा है, मतलब कि नेटवर्थ 500 करोड़ से कम हो गया। अब नेटवर्थ 500 करोड़ से कम है तो हो सकता है कि वो लिस्टेड हो स्टॉक स्मॉल एंड मीडियम एक्सचेंज में, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज में एक्सचेंज में।
तो एक एसएमई एक्सचेंज भी होता है। अगर वो 500 करोड़ या नेटवर्थ या उससे कम है और एसएमई एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है तो उन पे तो इंड एस एप्लीकेबल ही नहीं होता, क्योंकि इधर अदर देन लिस्टेड ऑन एसएमई पे एप्लीकेबल होता है, क्योंकि जो कंपनी लिस्टेड है एसएमई पे उस पर इंड एस एप्लीकेबल नहीं होता। और रही बात अगर अपन अनलिस्टेड की बात करें तो नेटवर्थ 500 करोड़ से जिसका कम है तो उस बेसिस पे जो है उनको भी फेज़ 2 मतलब कि 1/4/2017 से, तो हमने क्या पढ़ा, 1/4/2015 से मैंडेटरी, 1/4/2016 से 500 करोड़ या उससे ऊपर वालों पर, 1/4/2017 से 500 करोड़ से नीचे वालों पर। उसमें भी हमने ये समझा कि जो लिस्टेड है एसएमई पे उस पर नहीं होता एप्लीकेबल। ये हो गया हमारा बी फेज, सॉरी ए में हमने फेज़ 1 और फेज़ 2 पढ़ा, 2 फेज से इधर इंप्लीमेंट किया। अब आता है बी। बी में ऐसा है कि उन्होंने कंपनीज पे अटैक करा और कंपनीज में सबसे पहले एनबीएफसी, इधर हम जैसे कि 16-17 की बात कर रहे थे, इधर इन्होंने 18-19 की बात कर रहे हैं, ठीक है। एनबीएफसी इधर भी वो नेटवर्क का क्राइटेरिया 500 करोड़ से ज़्यादा, तो 16-17 अब 18 पे वो जो है एनबीएफसी पे उन्होंने अटैक किया। और एनबीएफसी जिसका नेटवर्क 500 करोड़ से ज़्यादा है, भले ही लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो, उन पे तो एप्लीकेबल होगा ही होगा। इनकेस जेवी, होल्डिंग, एसोसिएट, सब्सिडियरी, तो ऊपर नीचे होल्डिंग सब्सिडियरी, पास में एसोसिएट, पास में जेवी, तो इन पे भी एप्लीकेबल होगा। फिर 1/4/2019 से भैया जो 500 करोड़ से कम का जिसका नेटवर्क है, देखो इधर एनबीएफसी बोला मतलब लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो जो भी हो 500 करोड़ से ज़्यादा पे लग जाएगा, पर जो लिस्टेड है वो 500 करोड़ से कम है, ठीक है। तो लिखा हुआ है एनबीएफसी लिस्टेड या इन प्रोसेस ऑफ बीइंग लिस्टेड 500 करोड़ या उससे 500 करोड़ से कम है, क्योंकि 500 करोड़ या उससे ज़्यादा पे तो 2018 पे ही एप्लीकेबल हो गया। तो हमने यही समझा है कि जो अगर एनबीएफसी की बात करें तो एनबीएफसी 1 अप्रैल 2018 नेटवर्क 500 करोड़ से ज़्यादा है तो उन पे एप्लीकेबल होगा। इनके होल्डिंग सब्सिडियरी जेवी एसोसिएट कंपनी पे भी एप्लीकेबल होता है। एंड देन 1 अप्रैल 2019 या उसके बाद से अब लिस्टेड कंपनी हो तो वही लेस देन 500 करोड़, अनलिस्टेड कंपनी हो तो वही जो है लेस देन 500 करोड़। पर इधर हमको ध्यान देना पड़ेगा लेस देन 500 करोड़ और मोर देन इक्वल टू 250 करोड़। यही चीज़ ऊपर भी थी कि अगर अनलिस्टेड है लेस देन 500 और मोर देन इक्वल टू 250, वो उधर बोलने में नहीं आया, स्किप हो गया। जैसा एनबीएफसी में है वैसा उधर ही है, ठीक है। पर ये बी और सी वाले फेज में क्या बोल रहे हैं, सी में ऐसा बोल रहे हैं कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक पे भी एप्लीकेबल होगा। इसमें एक्सक्लूडिंग आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक पे बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं होता है। एंड शेड्यूल कमर्शियल बैंक और इंश्योरेंस कंपनी में भी 1/4/2018 से एप्लीकेबल हो गया है। इनके साथ इनकी जेवी होल्डिंग सब्सिडियरी ऊपर नीचे और पास में एसोसिएट एंड जेवी, इन पे भी एप्लीकेबल हो जाता है। कुछ चीज़ हमको समझनी पड़ेगी कि रीजनल रूरल बैंक पे एप्लीकेबल नहीं होता है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पे एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये लिख रखा, अगर हम देखें तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और रीजनल रूरल बैंक उन पे एप्लीकेबल नहीं होता है। फिर अपन ने पढ़ा था कि जिनका 250 करोड़ से नीचे का है, देखो एक तो कंपनी लिस्टेड है इंड एस में, कंपनी लिस्टेड है एसएमई एक्सचेंज में, उन पे भी इंड एस एप्लीकेबल नहीं होता है। और एक अपन ने पढ़ा था कि एनबीएफसी जो 250 करोड़ से कम का जिनका नेटवर्थ है उन पे भी एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, राइट। तो हमने क्या पढ़ा, हमने ए प्लान पढ़ा। ए प्लान में हमने देखा जिसमें कंपनीज को कवर किया गया था, ये वाला ए प्लान है। देन हमने बी प्लान पढ़ा। ए प्लान में तो चलो 2 फेज थे, ठीक है। बी प्लान में भी अगर हम बात करें तो पहले कम एनबीएफसी को लेकर आए, ठीक है, 1/4/2018 से, फिर 1/4/2019, मतलब एनबीएफसी के भी 2 फेज हो गए थे। फिर उसके बाद जो है ये बी वाला और सी जो है वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग रीजनल रूरल बैंक, इन सब पे फिर एप्लीकेबिलिटी की बात आई। तो इस तरीके से हमने इंड एस की एप्लीकेबिलिटी इन एप्लीकेबिलिटी समझी। आई होप सो ये छोटा सा वीडियो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सो अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड काइंडली कमेंट अगर आपको और वीडियोस किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहिए या इसी वीडियो पे अगर कुछ आपको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना है तो प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। वो हेल्प करता है आगे। थैंक यू।